हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टिंग निर्देशन पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक मीनिंग से। क्या होता है डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का जो निर्देशन का जो कार्य है वो किस प्रकार से संपन्न होता है और वो होता क्या है? डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objective. डायरेक्टिंग फंक्शन मैनेजमेंट का जो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोगों को गाइड किया जा सकता है, काउंसलिंग की जाती है, मोटिवेट किया जाता है और लीड किया जाता है ताकि वो लोग हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। इट्स वन ऑफ द की मैनेजरियल फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा डायरेक्टिंग काम करता है। इन अदर वर्ड्स, निर्देशन एक व्यापक कार्य है। इस कार्य का अर्थ इसे शाब्दिक अर्थ से बहुत अधिक ज़्यादा गहरा है। निर्देशन का तात्पर्य आदेश निर्देश देना है, किंतु प्रबंधकीय कार्य के रूप में यह व्यापक क्रिया है जो निश्चित क्रिया के अंतर्गत पूरा किया जाता है। निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक द्वारा न केवल आदेश और निर्देश ही प्रसारित किए जाते हैं, बल्कि वह कर्मचारियों के सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित नेतृत्व प्रदान करता है तथा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। फिर देखते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं डायरेक्टिंग होता क्या है। डायरेक्टिंग इज द सेड टू बी प्रोसेस इन विच द मैनेजर इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ऑब्जर्व oversees the performance of the worker to achieve predetermined goals. Directing is said to be the heart of the management process. Planning, organizing, staffing have got no importance if direction function doesn't take place. Directing, initiating actions and it's from her actual work starts. Direction is said to be a consisting of human factor. In simple words, it can be described as a providing guidance to worker to doing work. In field of management, direction is said to be all those activities which are designed to encourage the subordinate to work effectively and efficiently. According to human, directing consists of process or technique by which instruction can be issued and operation can be carried out as originally planned. Therefore, directing is the function of guide, inspiring, overseeing and instructing people towards accomplish of organizational goals. आइए अब हम आगे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि परिभाषाएं कुछ ऑथर ने दे रखी है, उनकी देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू थियो हैमन, directing consists of the process and the techniques utilized in issuing instruction and making certain that operation are carried on as originally planned. थियो हैमन के अनुसार निर्देशन में वे प्रक्रियाएं तथा तकनीकी सम्मिलित है जिनका उपयोग निर्देश जारी करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि समस्त क्रियाएं मूल योजनाओं के अनुरूप हो रही है या नहीं। फिर देख लेते हैं उर्विक एंड ब्रिज की कि डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन एंड द लीडरशिप ऑफ दोज मैन एंड वुमेन आर कंस्टिट्यूट द रियल कोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। उर्विक के अनुसार प्रबंध के दायित्व की वास्तविक आत्मा का निर्माण करने वाले स्त्री पुरुषों का मार्गदर्शन करना और उन्हें प्रेरणा देना तथा नेतृत्व करना ही निर्देशन है। फिर है अर्नेस्ट डल की, direction is the telling people what to do or seeing that they do it to the best of their ability. अर्नेस्ट डेल के अनुसार क्या करना है ये बताना, ये देखना या सुनिश्चित करना वे अपनी योग्यता से सर्वोत्तम ढंग से उसे पूरा करते हैं, वो ही निर्देशन है। इस तरह से हम निर्देशन डायरेक्टिंग को समझ सकते हैं। डायरेक्टिंग का थोड़ा सा और डिटेल कर देती हूँ मैं। निर्देशन में वे सभी प्रबंधकीय क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा कर्मचारी को आदेश निर्देश दिए जाते हैं और उनका मार्गदर्शन एवं नेतृत्व किया जाता है तथा उन्हें कार्यों को स्वेच्छा से पूरा करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है ताकि संस्था में कार्य वातावरण का निर्माण कर संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ये अब डायरेक्टिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं।
Pervasive function directing is required at all levels of the organization. Every manager provides guidance and inspiration to his subordinate. Second है continuous activity. Direction is a continuous activity as it continues throughout the life of the organization. संगठन के पूरे जीवन काल में जब तक वो सर्वाइव कर रहा है उस मार्केट में तब तक डायरेक्शन कंटिन्यूस एक्टिविटी है. फिर है ह्यूमन फैक्टर. डायरेक्टिंग फंक्शन इज रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट एंड देयरफॉर इज अ रिलैक्स टू ह्यूमन फैक्टर. Since human factor is complex and behavior is unpredictable, direction function become important. Creative activity. Next, fourth है direction function help in converting plans into performance. Without his function, people become inactive and physical resources are meaningless. फिर next है executive function. Direction function is carried out by all manager and executive at all levels throughout the working of an enterprise. A subordinate receive instruction from his superior only. फिर लास्ट है delegate function. Direction is the supposed to be a function dealing with the human beings. Human behavior is unpredictable by nature and the conditioning the people's behavior towards the goals of the enterprises is what the executive does in the function, in this function. Therefore, as the term has having delicacy in it to tackle human behavior. तो इस तरह से हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं. आइए अब हम आगे इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं डायरेक्टिंग के. तो चलिए सबसे पहला इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि टू अकम्प्लिश द वर्क, कार्यों का निष्पादन करने के लिए संस्था के प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए निर्देशन कार्य को करना बहुत ज़रूरी है. निर्देशन का कार्य के निष्पादन से गहरा संबंध है. एक व्यक्ति नियोजन कर सकता है, संगठन कर सकता है, कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, परंतु वह तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक वह अपने अधीनस्थों को यह नहीं सिखा सकता कि उन्हें करना क्या है. तो जब वो सिखा देगा तो उसी को तो हम डायरेक्टिंग कहते हैं. सेकेंड है हमारा टू ब्रिज द गैप बिटवीन एक्चुअल वर्क एंड प्लान और डिसीजन. वास्तविक कार्यों तथा योजनाओं या निर्णयों में दूरी को पाटना. निर्देशन में प्रबंधक यह देखता है कि कार्य पूर्व निर्धारित योजनाओं या निर्णयों के अनुरूप हो रहे हैं अथवा नहीं. यदि नहीं तो आवश्यक मार्गदर्शन और आदेश निर्देश देता है. इससे इन कार्यों में रही कमियां दूर हो जाती है तथा योजनाओं के अनुरूप कार्यों को पूरा किया जा सकता है. फिर है हेल्प्स इंटीग्रेटेड और लिंक अदर मैनेजरियल फंक्शन. अन्य प्रबंधकीय कार्यों के संयोजन में सहायक. निर्देशन वह कार्य है जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों के बीच की कड़ी है. नियोजन और संगठन प्रबंध के प्रारंभिक कार्य हैं, जबकि नियंत्रण प्रबंधक प्रक्रिया का अंतिम कार्य है. निर्देशन इनके बीच का कार्य है, जिसके एक और नियोजन है और एक और प्लानिंग है और एक और ऑर्गेनाइजिंग है. तो दूसरी और नियंत्रण का कार्य है. निर्देशन कार्य के द्वारा इन शेष कार्यों में संयोजन संभव है. फिर हेल्प्स टू अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. प्रभावकारी समन्वय की प्राप्ति में सहायक. के जो भी हमारे निर्देशन से संस्था के सभी व्यक्ति विभाग कार्यों में समन्वय के साथ साथ बाहरी पक्षकार, सरकार, ग्राहक, कॉम्पिटिटर्स, इन सभी में क्या करना है, आपको इजीली कोऑर्डिनेशन बिठाना है. फिर है आपका नेक्स्ट डेवलप्स ह्यूमन रिसोर्स. मानवीय संसाधनों का विकास के प्रबंधक निर्देशन कार्य के अंतर्गत कर्मचारियों को आदेश निर्देश ही नहीं देता बल्कि उन्हें अभिप्रेरित भी करता है तथा उचित नेतृत्व भी प्रदान करता है. उचित अभिप्रेरण तथा नेतृत्व से मानवीय संसाधनों की क्षमता और योग्यताओं को पूरा विकसित होने का अवसर मिलता है. फिर नेक्स्ट है हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव. उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, यानी कि निर्देशन संस्था ही नहीं कर्मचारियों के व्यक्तिगत और सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक है. प्रभावकारी निर्देशन के द्वारा प्रबंधक संस्था में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है जिससे संस्था के उद्देश्यों को इजीली हम गेन कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारा कि डेवलप्स फ्यूचर मैनेजर. भावी प्रबंधकों का विकास करना.
कि निर्देशन एक ऐसा कार्य है जिससे भावी प्रबंधकों के विकास में सहायता मिलती है। जब प्रबंधक अपने अधीनस्थ को आदेश निर्देश देते हैं तो अभिप्रेरित करते हैं या नेतृत्व प्रदान करते हैं, तो वे सभी अधीनस्थ भी धीरे धीरे उस कला को सीखने लगते हैं और अधीनस्थ धीरे धीरे ये भी जानने लगते हैं कि कार्य को किस प्रकार से करवाया जा सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वो फ्यूचर के जो भी हमारे मैनेजर है उनका डेवलपमेंट भी इन डायरेक्टिंग की वजह से पॉसिबल है। फिर है नेक्स्ट हमारा फैसिलिटेट मैनेजमेंट ऑफ चेंज। परिवर्तनों के प्रबंध में सुविधा। यह एक सामान्य सत्य है कि सभी व्यक्ति सामान्य परिवर्तनों का विरोध करते हैं। निर्देशन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिससे परिवर्तनों को भी आसानी से लागू किया जा सकता है। आदेश निर्देश से ही नहीं बल्कि उचित अभिप्रेरण एवं नेतृत्व के द्वारा व्यक्तियों के विचार और व्यवहार को भी आसानी से परिवर्तन के अनुकूल बनाया जा सकता है। फिर है हमारा हेल्प्स इन सक्सेस ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। सामूहिक कार्यों में सफलता में सहायक। सभी सामूहिक कार्यों की सफलता के लिए निर्देशक आवश्यक है। दुनिया में जहाँ कहीं भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं वहाँ हर जगह डायरेक्टिंग जरूरी है। फिर है असेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। व्यावसायिक संस्था की सफलता के लिए आवश्यक। निर्देशन कार्य प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की सफलता के लिए आवश्यक कार्य है। अदर वर्ड्स में कहे तो निर्देशक एक ऐसी पतवार है जिसके सहारे व्यवसाय की नाव सही दिशा में चल पाती है, तो जिससे एक व्यवसाय, एक जो भी संस्था है, एंटरप्राइजेस है, उसको सक्सेस मिल सकती है। ये थे हमारे इम्पोर्टेंस। अब हम आगे देख लेते हैं इसके कुछ असेंशियल या फिर हम प्रिंसिपल कह सकते हैं, इफेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो डायरेक्टिंग के कार्य में अगर हमको सक्सेस गेन करनी है तो इन सिद्धांतों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, आखिर होते क्या है ये सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिंग। निर्देशन के उद्देश्यों का सिद्धांत। निर्देशन का प्रथम सिद्धांत ये है कि निर्देशन से पूर्व सभी अधीनस्थ को निर्देशन के उद्देश्य से भली प्रकार अवगत करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी अधीनस्थों को निर्देशन के उद्देश्य की प्राप्ति में उन भूमिकाओं से भी अवगत करवाना है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। उद्देश्यों में सामंजस्य का सिद्धांत। कि ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंधक को निर्देशन में सफलता प्राप्त करने के लिए संस्थागत और कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। प्रबंधक इन दोनों के उद्देश्यों में समन्वय करके निर्देशन की सफलता को प्राप्त कर सकता है। फिर थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। निर्देशन ये सिद्धांत आदेश की एकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक अधीनस्थ को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। इसके पीछे जो मान्यता है वो ये है कि एक व्यक्ति एक समय पर एक ही व्यक्ति की सेवा कर सकता है। यदि किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के या अधिकारियों के आदेश निर्देश प्राप्त होने लगे तो वो किसी भी प्रकार के आदेश निर्देश का सही से पालन नहीं कर सकता। फिर फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण यानी निरीक्षण करना चाहिए। उन्हें उनके साथ सीधा संपर्क रखना चाहिए, इससे प्रबंधक का कर्मचारियों से व्यक्तिगत संपर्क भी बढ़ेगा और स्वयं अपनी बात को भली प्रकार से समझ भी सकेगा। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल। कि यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रभावशाली निर्देशन के लिए प्रबंधकों को उपयुक्त नेतृत्व शैली का उपयोग करना चाहिए। नेतृत्व की भिन्न भिन्न शैलियाँ होती है जिससे लोगों की भावनाएं, विचारों, सुझावों को महत्व देते हुए उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावशाली संचार का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि जो अपवर्ड, डाउनवर्ड, जो हॉरिजॉन्टल जो भी हमारे ये कम्युनिकेशन होते हैं, इन सब के जरिए इन सब को हम अपने डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेंगे। इससे संस्था में विचारों, सुझावों का स्वतंत्र आदान प्रदान होगा और इससे रूमर्स भी कम फैलेगी। फिर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस कंसाइसनेस यानी सतत जागरूकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि केवल एक बार आदेश निर्देश जारी करने से ही कार्य पूरा नहीं होता है। प्रबंधकों को इस हेतु निरंतर रूप से जागरूक रहना चाहिए तथा कर्मचारियों को निरंतर प्रेरित करना है और नेतृत्व प्रदान करना है कि उन्हें वो कार्य जो नियोजित, जो प्लान्ड पहले से विधि है उसी के अनुसार पूरा करना है।
फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेंसिव संवाद बोध का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ को दिया गया संदेश पूर्ण या बोधगम्य या समझने योग्य होना चाहिए। ऐसा होने पर निर्देशन के अंतर्गत दिए गए संदेशों को सही रूप से और सही अर्थों में समझा जा सकेगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक। यह सिद्धांत ये बताता है कि प्रभावशाली निर्देशन के लिए उपयुक्त तकनीकों का चुनाव करना चाहिए। वे तकनीकें कर्मचारियों की प्रकृति और विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि निर्देशन में ऐसी विधियों और तकनीकों को अपनाना चाहिए जिससे व्यक्ति अपने अधिकतम क्षमता और योग्यता से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। फिर है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठनों के प्रभावी उपयोग का सिद्धांत। ये सिद्धांत निर्देशन के लिए प्रबंधकों का औपचारिक संगठनों का विकास करना चाहिए। प्रबंधकों को ऐसे संगठनों को ठीक से समझना और पहचानना चाहिए और इस तरह से हम इनके लीडरशिप में भी इनका हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं इस प्रिंसिपल का। फिर लास्ट है हमारा फॉलोअप प्रिंसिपल, अनुवर्तन का सिद्धांत। अनुवर्तन का सिद्धांत ये बताता है कि ये प्रक्रिया जो निरंतर है वो बार बार चलती रहती है, जिसका हमको ऑब्जर्वेशन करना है, अवलोकन करना है और हमारे जो भी कमियां हैं उनको पहचान कर उनको दूर करने का कार्य करना है। तो इस तरह से थे हमारे ये सारे प्रिंसिपल। अब आगे देखते हैं डायरेक्शन के स्कोप, टेक्निक और कंपोनेंट्स। कुछ भी बोल सकते हैं हम, स्कोप भी, क्षेत्र भी बोल सकते हैं, तकनीकें भी बोल सकते हैं और घटक भी बोल सकते हैं। तो आइए होते क्या है ये घटक, तत्व और घटक। ये 5 हैं घटक। सबसे पहला है ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, सेकेंड है सुपरविजन, थर्ड है लीडरशिप, फोर्थ है मोटिवेशन एंड लास्ट है कम्युनिकेशन। स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन से। आदेश निर्देश प्रबंधकों के निर्देशन कार्य का महत्वपूर्ण उपकरण है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो एलिमेंट है। इससे हम अपने परिवर्तनों और संशोधन करने, कार्य को संपन्न करने तथा रोकने आदि के संबंध में आदेश निर्देश जारी कर सकते हैं। आदेश निर्देश सर्वोच्च प्रबंधक से अपने अधीनस्थों को ये बताता है कि ये उन्हें कौन से कार्य करने हैं, कब करने हैं, किस प्रकार करने हैं, किन साधनों से पूरा करना है। कभी कभी ये कार्य नहीं करने के लिए और पुराने आदेशों में परिवर्तन के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। सेकेंड है सुपरविजन, निर्देशन का दूसरा महत्वपूर्ण घटक या उपकरण है। सुपरविजन के अंतर्गत मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के कार्यों को देखता है और ये सुनिश्चित करता है कि वो स्टैंडर्ड मेथड या जो प्री प्लान्ड स्कीम योजना है उसके अनुसार कर रहे हैं या अथवा नहीं कर रहे हैं। फिर है हमारा लीडरशिप। थर्ड, लीडरशिप का मतलब ये है कि लीडरशिप एक आर्ट है जो जिसके द्वारा मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। नेता अपने अधीनस्थों के व्यवहार को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वे सभी उद्देश्य संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से व्यवहार को इस प्रकार सामूहिक रूप से नेतृत्व का कार्य करने को तत्पर हो जाते हैं। फिर है मोटिवेशन। अभिप्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक अपने अधीनस्थों की इच्छाओं, भावनाओं, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है ताकि वे संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में उत्साहपूर्वक सहयोग कर सके। संतुष्ट करने के लिए इसमें वित्तीय, नॉन फाइनेंस और फाइनेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव सारी मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं हम। फिर लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो हमारा संदेश है वो सेंडर से रिसीवर तक भेजना है हमको, और हम जिस फॉर्म में भेजें उसी फॉर्म में रिसीवर को मिलना चाहिए। तो संचार में प्रबंधकों के आदेश निर्देश, कर्मचारियों की शिकायतें, समस्या, कार्यों की रिपोर्ट, सुझाव आदि को यथा समय और यथा स्थान पहुंचाने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन के 5 जो स्कोप, टेक्निक्स और कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, ये बिना इनके कभी भी डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा अभी ये डायरेक्शन का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। डायरेक्शन में हमने आज इसके इम्पोर्टेंस देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, फिर हमने इसके इफ़ेक्टिव प्रिंसिपल्स देख लिए, फिर हमने इसकी कुछ टेक्निक्स देख ली। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।